अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउसवाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए अलिफ लला का 8वां हिस्सा लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हजूर मौसिल के सौदागर बनकर मेरी मुसीबतों का बाइस हुए हैं। और फिर ये समझ कर कि यह खलीफा का मजाक था, अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, अब मुझको क़ैद कोड़ों की बर्दाश्त नहीं है। खलीफा हारून रशीद बहुत हंसा और अबुल हसन का हाथ पकड़कर कहने लगा कि नहीं, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों की पूरी तलाफ़ी कर दूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। अबुल हसन ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया कि आपकी तफरीह तबाह में जो परेशानी मैंने उठाई इसको मैं ही जानता हूँ, और अब इसके बदले मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने कदमों से जुदा ना करें। हारून और रशीद ने इनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और अपने मसाहिबों में नाम लिख दिया और महल शाही के करीब एक मौजूद जगह रिहाइश के लिए बख्श दी। अबुल हसन को 1000 अशरफी इस वक्त इनायत फरमाई और फिर एक मुस्तकिल वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अशरफियों की थैली लेकर अबुल हसन घर पहुंचा और माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ बहुत खुश हुई। फिर अबुल हसन ने अपनी माँ के साथ खलीफा के अता किए हुए मकान में रहना शुरू कर दिया। अबुल हसन दरबार में हाजिर होता और अपनी दिलचस्प बातों से खलीफा को खुश करता। एक रोज़ खलीफा ने ज़ुबैदा से कहा कि अबुल हसन महल में रहता है तो इसकी तवज्जो नज़ाहतुल अरवाह कनीज़ की तरफ ज़्यादा रहती है, और जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है नज़ाकतुल अरवाह भी अबुल हसन से राग़िब रहती है। अगर तुम्हारी राय हो तो इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। ज़ुबैदा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा भी यही ख्याल है और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का अक़्द कर दिया जाए तो अच्छा है। चुनांचे दूसरे रोज़ खलीफा ने अबुल हसन को बुलाकर नज़ाकतुल अरवाह से निकाह करवा दिया। अबुल हसन को खलीफा ने और नज़ाहतुल अरवाह को मलिका ज़ुबैदा ने बहुत कुछ इनायत फरमाया था और दोनों खुश खुश घर चले गए। मुद्दत तक दोनों खूब ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी बसर करते रहे। दोनों मियाँ बीवी बेहद फजूल खर्च थे। चुनांचे चंद ही माह में दोनों ने मिलकर सब मालो ज़र उड़ा दिया और खाली हाथ रह गए। जब तंगी बहुत बढ़ी तो अबुल हसन और नज़ाहतुल अरवाह ने आपस में मशवरा किया के बाद अबुल हसन ने नज़ाहतुल अरवाह को एक सफ़ेद चादर ओढ़ा कर लिटा दिया और ताकीद की कि इसके सामने बिल्कुल हरकत मत करना। इसके बाद खुद रोता पीटता खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ और बेइख्तियार खलीफा के कदमों में गिरकर कहने लगा कि हुजूर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। खलीफा ने पूछा, क्या हुआ जो इस तरह से रो रहा है? अबुल हसन ने कहा कि हुजूर की नज़ाहतुल अरवाह मर गई है और मैं इसका मातम करने को ज़िंदा रह गया हूँ। खलीफा ने अबुल हसन को तसल्ली दी। सब उमरा और वज़रा समझाने लगे, क़ज़ाए इलाही में कोई चारा नहीं, सब्र करो। फिर खलीफा ने कहा कि एक थान ज़रबफ्त कर दिया जाए और साथ 1000 अशरफियाँ इनायत फरमा कर कहा कि मरहुमा की तजहीज़ व तकफ़ीन अच्छी तरह करो। अबुल हसन रुपया और थान लेकर खुशी खुशी घर आया और सब माल नज़ाहतुल अरवाह को दे दिया। फिर इसके बाद अबुल हसन खुद चादर ओढ़कर लेट गया और नज़ाहत रोती पीटती सर के बाल खोले मलिका ज़ुबैदा की खिदमत में हाजिर हुई। ज़ुबैदा ने जो ही अपनी मंजूर नज़र कनीज़ को इस हाल में देखा तो घबरा के पूछा, अरे खैर तो है? नज़ाहतुल अरवाह ने रो रो कर अर्ज़ किया कि लौंडी कहीं की नहीं रही। मलका ने पूछा कि क्या हो गया? वो बोली, हजूर का ग़ुलाम मर गया और मुझे बेयारो मददगार छोड़ गया। मलिका ज़ुबैदा इसको आप दीदा देखकर हैरान हो गई और हमजोली कनीज़ें रोने लगीं। इसके बाद मलिका ने 1000 अशरफियाँ और थाने अतलस इनायत फरमा कर हुक्म दिया कि जाकर इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम करो। नज़ाहतुल अरवाह सामान और रुपया लेकर घर आई और अबुल हसन को दिखाया और दोनों खूब हंसे, लेकिन ये खौफ भी था कि देखिए क्या हो। खलीफा दरबार से फ़ारिग होकर महल में तशरीफ़ लाया तो ज़ुबैदा ने कहा कि आज मुझे अबुल हसन के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ। आपके दरबार में बहुत ही पसंदीदा ज़र्फ़ था। खलीफा ने कहा, नहीं, अबुल हसन का तो इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी कनीज़ नज़ाहतुल अरवाह बेचारी मर गई है। मुझे इसकी मौत का बहुत रंज है। ज़ुबैदा ने कहा, आपको शायद गलतफ़हमी हो गई है, नज़ाहत नहीं, अबुल हसन का इंतकाल हुआ है। खलीफा ने हैरत से कहा कि ज़ुबैदा तुम क्या कहती हो? अबुल हसन अभी दरबार में रोता हुआ मेरे पास आया था और कह रहा था कि नज़ाहत का इंतकाल हो गया है। चुनांचे मैंने उसे सामान कफन दफन के एक ज़रबफ्त का थान और 1000 अशरफियाँ दी हैं। ज़ुबैदा ने कहा कि अब मैं क्या अर्ज़ करूँ? मेरी कनीज़ें मौजूद हैं, आप इनसे दरियाफ़्त कर लीजिए कि नज़ाहतुल अरवाह बहालिए ज़ार आई और रो रो कर कहने लगी कि अबुल हसन का इंतकाल हो गया है। मैंने इसको तसल्ली दी और एक अतलस का थान और 1000 अशरफियाँ मराहिम पूरे करने को दे दिए। खलीफा और ज़ुबैदा दोनों ही अपनी जगह ज़िद पर अड़े रहे और नौबत शर्त पर पहुंची। इस ज़माने में मलिका ज़ुबैदा हारून रशीद की एक कनीज़ की तरफ ज़्यादा इल्तिफ़ात की वजह से कुछ अफसरदा थी और खलीफा को भी इसका एहसास था। जब शर्त का सवाल उठा तो खलीफा ने कहा कि अगर तुम जीत गई तो मैं फ़ला कनीज़ को आज़ाद कर दूँगा और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी खिलवत में रहना पड़ेगा।
ज़ुबैदा ने हिजाब और मोहब्बत से हारून रशीद की तरफ देखा और कहने लगी, पहली शर्त मंजूर, दूसरी के लिए कुछ जवाहिरात रख लीजिए। खलीफा ने कहा, नहीं गलत, दूसरी शर्त के लिए मैं अपनी सल्तनत हारने को तैयार हूँ। आखिर ज़ुबैदा ने मुस्कुराते हुए शर्त मंजूर कर ली और दिल की अफसरदगी जो कि कुछ दिनों से चल रही थी वो निकल गई। खलीफा ने मसरूर को हुक्म दिया कि जाकर देखो अबुल हसन का इंतकाल हुआ है, नज़ाहतुल अरवाह का। मसरूर अबुल हसन के मकान की तरफ रवाना हुआ और दोनों मियाँ बीवी इसी इंतज़ार में ऊपर की मंजिल से शाही महल के रास्ते को देख रहे थे। जब मसरूर को आते देखा तो अबुल हसन ने कहा कि खलीफा ने भेजा है, तुम फ़ौरन मुर्दा बन के लेट जाओ। चुनांचे नज़ाहतुल अरवाह चादर ओढ़कर चित लेट गई और अबुल हसन सिरहाने बैठकर रोना शुरू कर दिया। नज़ाहतुल अरवाह का मुर्दा बन जाना। मसरूर अंदर आया और चंद कलमात ताज़ियत के कहकर वापस चला गया और जो कुछ देखा था खलीफा और ज़ुबैदा के सामने बयान कर दिया कि नज़ाहतुल अरवाह की नाश देखी है। अबुल हसन बैठा मातम कर रहा है। ज़ुबैदा ने मुस्कुरा के कहा कि मैं इस मुए का एतबार नहीं करती, तुम कुछ इशारा कर दिया होगा, मैं अपनी किसी कनीज़ को भेजती हूँ, वो देख कर आए। चुनांचे ज़ुबैदा ने ज़हरतुल हयात को हुक्म दिया कि जाकर देखा। ज़हरतुल हयात जब अबुल हसन के मकान पर पहुँची तो अबुल हसन नज़ाहतुल अरवाह ने उसे आते हुए देखा। फ़ौरन अबुल हसन कफन ओढ़ कर लेट गया और नज़ाहतुल अरवाह सिरहाने पर बैठकर सर पीटने लगी। कनीज़ ने अंदर जाकर नज़ाहत अरवाह को तशफ़ी दी और जो कुछ कहा वो आकर वहाँ पे अर्ज़ कर दिया। अब खलीफा और ज़ुबैदा हैरान हुए कि आखिरकार ये मामला क्या है। चुनांचे दोनों खुद ही असल मामला दरियाफ्त करने के लिए अबुल हसन के मकान की तरफ चल पड़े। अबुल हसन और नज़ाहतुल अरवाह ने देखा कि ख़ुद खलीफा और ज़ुबैदा चले आ रहे हैं तो दोनों कफन ओढ़कर लेट गए। जब सब अंदर आए तो देखा दो मुर्दे पड़े हैं। खलीफा ज़ुबैदा को बहुत अफसोस हुआ। मलिका कहने लगी कि एक तो गरीब अपने शौहर के रंजो गम में थी, इस पर आपने तहकीकात शुरू कर दी, वो खौफज़दा होकर मर गई। खलीफा ने कहा, नज़ाहत पहले मर चुकी थी। अबुल हसन चूँकि इसका आशिक था, शायद इसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और मर गया। फिर कहने लगा कि अफसोस ये सही पता ना चल सका कि पहले कौन मरा, कम अज़ कम हमारी शर्तों का फ़ैसला ही हो जाता, और अब भी अगर कोई सही हाल बता दे तो मैं 1000 अशरफिया दूंगा बतौर इनाम। अबुल हसन ने सुनकर कफन पैक कर खड़ा हो गया और हाथ बांध कर बोला कि हुजूर 1000 अशरफी मुझे इनायत फरमा दें, मैं बता दूंगा कि पहले कौन मरा है। खलीफा ने ज़ुबैदा की तरफ देखकर कहा कि देख लो, अबुल हसन जिंदा है, शर्त मैं जीत गया। इतने में नज़ाहतुल अरवाह भी कफन उतार कर खड़ी हो गई और अर्ज़ करने लगी कि मेरी वजह से मेरी मलिका शर्त कैसे हार सकती हैं। ये हाल देखकर सब हंसने लग गए। फिर खलीफा ने पूछा कि आखिर इस मसखरी का मतलब क्या है। अबुल हसन और नज़ाहतुल अरवाह ने हाथ बांधकर हाल बयान किया कि हजूर तंग दस्ती से मजबूर होकर हमने ये तदबीब करी थी। खलीफा और ज़ुबैदा बहुत हंसे। फिर खलीफा ने कहा कि ज़ुबैदा, मैं शर्त जीत गया हूँ, तुम्हें मेरा मुतालबा मानना पड़ेगा। ज़ुबैदा ने कहा कि शर्त तो मैं भी जीती हूँ, आप भी अपना अहद पूरा करें। हारून रशीद ने कहा कि दरअसल कमबख्त दोनों ही जिंदा हैं, इसलिए हम दोनों ने ही शर्त जीती है, मैं अपना हिस्सा अदा करूँगा और तुम अपना हिस्सा। ज़ुबैदा ने मुस्कुराकर शर्म से सर झुका लिया। फिर खलीफा ने अबुल हसन और नज़ाहतुल अरवाह को मज़ीद इनाम और इकराम देकर महल से रुखसत कर दिया। जब शहरज़ाद ने क़िस्सा ख़त्म किया तो शहरयार ने भी बहुत तारीफ़ की और इश्तियाक ज़ाहिर किया कि कोई दिलचस्प कहानी सुनाओ। शहरज़ाद ने दस्तबस्ता अर्ज़ किया कि कल एक अजीब व गरीब कहानी अलादीन और इसके चिराग की सुनाऊंगी और मुझे यकीन है कि आप इसको बेहद पसंद करेंगे। अलादीन का चिराग। दूसरी शब को शहरज़ाद ने अलादीन का क़िस्सा शुरू किया। चीन के दारुल सल्तनत पेकिन में एक दर्जी रहता था जिसका नाम मुस्तफ़ा था। अगरचे वो कोई काबिल और माहिर दर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कपड़ा सीकर अपना पेट पालता ही था। आमदनी बहुत कम थी, इसीलिए वो ना तो पसंदाज कर सकता था और ना ही अपने लड़के अलादीन की तालीम और तरबियत पर कोई तवज्जो दे सकता था। इसका नतीजा ये निकला कि अलादीन दिन रात आवारागर्द लड़कों के साथ फिरता और खेल कूद के सिवा किसी चीज़ की तरफ माइल न होता। बाप ने हर चंद कोशिश की कि वह अपना आबाई पेशा सीख ले, लेकिन इसमें भी नाकाम रहा। अलादीन नहायत खुदसर और ज़िद्दी लड़का था। जब किसी बात पर अड़ जाता तो चाहे इसकी बोटियाँ काट डालो, कभी ना मानता और अपनी आई ही करता। लेकिन इसके साथ वो गबी नहीं था, बेहद ज़हीन और सुलझा हुआ दिमाग रखता था। खेल कूद में वो हमेशा दूसरे लड़कों पर हुकूमत करता और ख़ुद किसी के आगे सरख़म नहीं करता था। क़ज़ाए इलाही से मुस्तफ़ा का हुक्म आ गया और चंद रोज़ बीमार रहकर इंतकाल हो गया। बेवा माँ ने बेटे को हर चंद समझाया, लेकिन वो अपनी दुकान पर बैठने के लिए भी राज़ी नहीं हुआ। अगर माँ सख्ती करती तो भाग जाने की धमकी देता। मजबूरन गरीब बेवा सब्र करके बैठ जाती।
खुद ही चरखा काटती और कुछ मेहनत मजदूरी करती, अपना और खुद सर बेटे का पेट भरती। इसी तरह कई साल गुजर गए और अलादीन 18 साल का नौजवान हो गया। एक रोज़ वो महल्ले की गली में लड़कों के साथ खेल रहा था कि एक अजनबी अच्छा लिबास पहने हुए आया और कहने लगा कि तुम मुस्तफ़ा दर्जी के लड़के हो ना। अलादीन ने कदर तामुल के बाद इकरार किया कि मैं ही मुस्तफ़ा का लड़का हूँ। वो कहने लगा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, मुझे इसके पास ले चलो। अलादीन ने कहा कि मेरे बाप को मरे तो कई साल हो चुके। अजनबी ये सुनकर अफसोस करने लगा। फिर अलादीन को प्यार करके बोला कि मैं तुम्हारा रिश्ते का चचा हूँ। तुम्हारी पैदाइश बल्कि तुम्हारे वालिद की शादी से भी पहले मैं अपने भाई से लड़कर घर से निकल गया था। इसके बाद आज ही इस मुल्क में वापस आया हूँ। उम्मीद थी कि अपने भाई से मिलूंगा, लेकिन किस्मत में ना था। खैर, तुम्हें देखकर खुशी हुई और तसल्ली भी हो गई। इसके बाद इसने 2 अशरफियाँ निकाल के अलादीन को दी और कहने लगा कि मैं कल आऊँगा। अलादीन अशरफियाँ लेकर अपने घर चला गया और अपनी बेवा माँ को वो दोनों अशरफियाँ देकर चचा के मिलने का वाक़या सुनाया। अलादीन की माँ मुताज्जिब हुई कि मेरे शौहर ने कभी अपने किसी भाई का जिक्र नहीं किया था जो किसी दूसरे मुल्क चला गया हो, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि मुमकिन है कोई भाई हो और इसका जिक्र शौहर ने इत्तेफाकन ना किया हो। जो अजनबी अलादीन से मिला वो दरहकीकत इसका चचा नहीं था, बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर था। पुरानी किताबों के मुताले के दौरान उसे इल्म हुआ कि पैकिन शहर के करीब एक जंगल में ज़मीन दोस्त तहखाना है, जिसे किसी पुराने ज़माने में मशहूर जादूगर ने बनवाया था। इसमें लातादाद ख़जाने के अलावा एक अजीब व गरीब चराग भी है जो इस जादूगर ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत के बाद तैयार किया था। इस चराग का मौक्किल एक बहुत ही ताकतवर जिन है, जिसके पास वो चराग होगा जिन उसी का ताबे हो जाएगा और जो कुछ इसको हुक्म किया जाएगा फ़ौरन इसकी तामील करेगा। इसके साथ दौरान मुताला अफ्रीकी जादूगर ने यह भी मालूम किया कि इस चराग को किस तरह हासिल किया जा सकता है। जो शराइत किताबों में लिखी हुई थी इनमें से चंद खास और अहम थी। मसलन के तहखाने में उतरने वाले की उम्र 18 साल की हो, इसका बाप मर चुका हो, लड़का जाहिल और ज़िद्दी आवारा हो, बाप दादा का पेशा दर्जी का हो, लड़के की माँ जिंदा होनी चाहिए, गरीब हो। अफ्रीकी जादूगर एक मोहम सी उम्मीद लेकर आया था, क्योंकि इन शराइत का लड़का मिलना आसान नहीं था। चुनांचे पैकन आने के बाद 1 साल की जद्दोजहद के बाद इसको अलादीन मिल गया था। वो अपने आप को अलादीन का करीबी रिश्तेदार जाहिर करके इससे मतलब निकलवाना चाहता था। दूसरे रोज़ अलादीन अपने चचा के इंतज़ार में गली में मौजूद था। अफ्रीकी जादूगर आ गया। अलादीन ने इसको सलाम किया और अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते में अफ्रीकी जादूगर कहने लगा कि इस वक्त तो मुझे ज़रूरी काम है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं खाना भी खाऊँगा, तुम जाओ। ये कहकर फिर इसने 5 अशरफियाँ उसके हाथ पर रख दी और खुद वापस चला गया। अलादीन माँ के पास आया और अशरफियाँ देकर बताया कि चचा शाम को आएंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। इसकी माँ ने उसके खाने का इंतज़ाम किया और शाम होने से पहले ही देवर के इंतज़ार में बैठ गई। जब रात हो गई तो अलादीन अपने चचा की तलाश को जाने ही वाला था कि इसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अलादीन ने बढ़कर कवाड़ खोला तो अफ्रीकी जादूगर कुछ मिठाई और फल लेकर अंदर दाखिल हुआ। पहले इसने भावच की खैरियत दरियाफ्त की, फिर अपने भाई को याद करके आप दीदा हो गया और देर तक इसके औसाफ बयान करता रहा। इसके बाद दस्तरखान चुना गया। अफ्रीकी जादूगर और अलादीन ने बैठकर इत्मीनान से खाना खाया। इस अरसे में जादूगर अपने सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाता रहा। फिर भावत से मुखातिब होकर कहने लगा कि अलादीन क्या कर रहा है। इस गरीब ने रो रो के कहा कि मैंने तो इसको बहुत समझाया, इसके वालिद भी समझाते समझाते मर गए, लेकिन ये किसी की सुनता ही नहीं, तमाम दिन गलियों में आवारा गर्दी करता फिरता है। तुम भी इसके बाप के बराबर हो, कुछ नसीहत करो, मुमकिन है इसकी हालत संभल जाए। अलादीन शर्म से पानी पानी हो रहा था। अफ्रीकी जादूगर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारे वास्ते हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हूँ। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। और ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतने बड़े हो गए और कोई काम नहीं करते। मेरी राय है कि तुम बाजारी की दुकान कर लो, जितने रुपए की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तुम्हारे लिए बाज़ार में दुकान भी देखता हूँ, अगर मुनासिब किराए पर दुकान मिल गई तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हारे लिए एक दुकान ख़रीद लूँगा। फिर इत्मीनान से अपना काम करना। ये सुनकर अलादीन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं कपड़े की दुकान पर खूब जी लगा के काम करूँगा, आप मेरे लिए उसी का इंतज़ाम करें। अफ्रीकी जादूगर दूसरे दिन आने का कहकर चला गया। अलादीन और उसकी वालदा बहुत खुश थे कि चचा ने आकर तमाम मुश्किलात हल करने का इरादा कर लिया है। अलादीन ने खूबसूरत सी दुकान के तस्वुर में खो गया। दूसरे रोज़ हस्बे वादा जाली चाचा आया और अलादीन को अपने साथ बाज़ार ले गया और एक दुकान से उम्दा कपड़ा ख़रीदकर अलादीन को पहनाया। फिर अपने साथ बाज़ार में ले गया और कपड़े वालों की दुकानें दिखाई कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी ही दुकान का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तुम रोज़ाना इधर आया करो और देखा करो कि कारोबार किस तरह किया जाता है। इसके बाद शहर के मुख्तलिफ बागात की सैर कराई, कुछ फल वगैरह ख़रीद कर साथ लिए और अलादीन को इसके घर छोड़कर चला गया। कह गया कि तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें और बेहतरीन तमाशे दिखाऊंगा। अलादीन घर आया तो बहुत खुश था। माँ इसके कपड़े देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगे कि तुम अपने चचा की मर्ज़ी के मुताबिक चले तो बहुत आराम से रहोगे।
दूसरे रोज़ फिर अफ्रीकी जादूगर आया और अलादीन को अपने साथ लेकर शहर से बाहर रवाना हुआ। चलते चलते अलादीन थक गया तो कहने लगा कि चचा कहाँ तक चलोगे, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। जादूगर ने कहा कि थोड़ी दूर और जाना है, फिर वापस आ जाएंगे। और कुछ फल वगैरह अलादीन को दिए और बातों से बहलाता रहा। कुछ और दूर ले गया, हत्ता कि वहाँ जा पहुँचा जहाँ काम था। इस जगह पत्थर पर बैठकर अफ्रीकी जादूगर ने कहा कि बेटा बस हम आगे नहीं जाएंगे, तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो ताकि खाना गर्म कर लें। अलादीन ने इधर उधर तलाश करके लकड़ियां जमा की। अफ्रीकी जादूगर ने उनसे आग जलाई और कुछ सहर पड़ता रहा और कभी कभी कुछ नजूरत भी आग में डाल देता। थोड़ी देर के बाद कदमों के नीचे ज़मीन कांपने लगी और ऐसा मालूम होता था गोया गिर पड़ेंगे। अलादीन डर गया और भागने का इरादा करने लगा। अफ्रीकी जादूगर समझ गया और उसे समझाया कि डरो नहीं, लेकिन अलादीन खौफजदा हो गया था। वो वापस चला तो इसके जाली चचा ने गुस्से में उसे एक चपत रसीद करी, जिससे अलादीन औंधे मुंह गिर पड़ा। इस अरसे में जलजला भी मौकूफ़ हो गया और जहाँ ये लोग बैठे थे इसी जगह एक पत्थर की सिल नमूदार हो गई। अफ्रीकी जादूगर अलादीन को हाथ पकड़कर वहाँ लाया और कहने लगा कि बेवकूफ़ लड़के, मैं तुम्हारा चचा हूँ और तुम्हारे ही फ़ायदे का काम कर रहा हूँ। अब पत्थर सिरकाओ, अंदर बहुत सारा ख़जाना है, तब वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम पैकिन के अमीर तरीन आदमी बन जाओगे और खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करोगे। इसके बाद इसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और अलादीन को पहना दी और प्यार करके कहा कि बेटा अब पत्थर सिरकाओ। अलादीन बोला कि इतना बड़ा पत्थर मैं कैसे उठाऊंगा। उसके जाली चचा ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, एक हाथ लगा कर तो देखो इसको। अलादीन ने मारे खौफ के पत्थर उठाया तो वो वाकई नहायत आसानी से सिरक गया और इसके नीचे एक तहखाने का दहाना नज़र आने लगा। जादूगर ने कहा कि अब तुम सीढ़ियों के ज़रिए नीचे उतर जाओ। पहले तुम्हें 3 बरामदे मिलेंगे, इनमें से गुजर जाओ। इसके बाद एक बाग आएगा जिसमें से एक शह नशीन बना होगा। इसके ताक में एक चिराग जल रहा है, इसको लेकर जेब में डाल लो, लेकिन आते हुए किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, बल्कि अपने कपड़ों को भी दीवारों से बचाना, वरना एक पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जब चिराग लेकर वापस आओ तो बाग में से कुछ फल चाहो तो ले सकते हो। अलादीन चचा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तहखाने में उतर गया और तीनों बरामदों से गुजरता हुआ, जहाँ बेशुमार चांदी सोना पड़ा था, बाग में शहनशीन के पास पहुँचा और ताक में से चिराग उठाकर अपनी जेब में रख लिया और वापसी के इरादे से चला तो बाग में रंगारंग फल देखकर इसका जी ललचाया। अगरचे वो बहुत खौफजदा था, लेकिन जल्दी जल्दी इसने बहुत से फल तोड़कर अपनी जेब में भर लिए और जब जेबों में गुंजाइश ना रही तो इसने दामन में बांध लिए और तहखाने के दरवाजे पर आया। अफ्रीकी जादूगर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा तुमने मैदान मार लिया, अब तुम पैकिन के सबसे बड़े अमीर रईस बन जाओगे। चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। अलादीन ने कहा कि चचा चिराग तो बहुत नीचे जेब में दबा हुआ है, पहले मुझे बाहर निकालो, बाहर आके चिराग तुम्हें दे दूँगा। जादूगर बोला कि नहीं, अपने फल निकाल कर पहले चिराग दो, इसके बाद मैं तुम्हें निकालूंगा। अलादीन कहने लगा कि भला मैंने इतनी मेहनत की है, आपका चिराग लाया और अपने लिए सिर्फ चंद फल लाया, तो वो भी फेंक दूं और चिराग निकाल कर आपको दे दूं? ये नहीं हो सकता, आप पहले मुझे बाहर निकालिए, फिर ही मैं आपको चिराग दूंगा। अफ्रीकी जादूगर अलादीन की फितरत से वाकिफ नहीं था कि ये ज़िद्दी लड़का जिस वक्त अपनी ज़िद में आ जाता है तो फिर चाहे मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दो, ये हरगिज़ नहीं मानता। चुनांचे जूं जूं चिराग लेने पर इसरार करता रहा, अलादीन की ज़िद बढ़ती रही। आखिरकार इसने कह दिया कि चचा अगर सारा दिन भी इस तरह खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें चिराग नहीं दूंगा। अफ्रीकी जादूगर की तबीयत भी कुछ जुनूनी थी। गुस्से में इसने जादू का पत्थर तहखाने के मुंह पे सरकार दिया और वहाँ से वापस चल दिया। जब चंद कदम पर चलकर उसको अपनी हिमाकत का एहसास हुआ तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था। अव्वल तो पत्थर हटाना इसकी ताकत से बाहर था। इस नाकामी और मायूसी की वजह से अफ्रीकी जादूगर इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि पैकन में भी नहीं ठहरा और किसी दूसरी तरफ रवाना हो गया। गार का मुंह बंद होते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया तो अलादीन घबराया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि चचा चिराग ले लो, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन तहखाना बंद होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं आई, इसीलिए जादूगर ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। जब अलादीन को बाहर से कोई जवाब ना मिला तो इसने अंदर बाग में जाने का इरादा किया, मगर वहाँ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इस वक्त मायूसी की हालत में अलादीन दीवानावार चारों तरफ हाथ पांव मारने लगा कि शायद किसी तरफ से पत्थर से रख जाए। इत्तेफाकन इसी कोशिश में जादूगर की दी हुई अंगूठी को किसी सख्त चीज़ से रगड़ लग गई। इस अंगूठी का मौकिल भी एक जिन था। वो फ़ौरन हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं इस अंगूठी का ताबे हूँ, जो हुक्म करोगे तामील करूँगा। अलादीन इसको देखकर डर गया, लेकिन इस वक्त इसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने खौफ पर काबू पाकर जिन से बोला कि मुझे मेरे घर पहुँचा दो। आग झपकते ही अलादीन ने अपने आप को अपने घर के सामने खड़ा पाया। खुद परेशानी इसके हवास से गायब हो गई। गिरता पड़ता घर पहुंचा और खामोशी से लेट गया। कुछ देर के बाद जब इसकी तबीयत ठिकाने आई तो इसने माँ से खाना मांगा और रोटी खा के सो गया।
जब देर के बाद बेदार हुआ तो इसने सब वाक़या माँ को सुनाया और चचा की बदसलूकी पर इसको बुरा भला कहता रहा। शाम को इसने जब खाने को पूछा तो माँ ने कहा कि बेटा इस वक्त घर में कुछ नहीं है, कहो तो बर्तन वगैरह बेचकर रोटी ला दूँ। अलादीन ने कहा कि तुम वो चिराग फ़रोख्त कर दो जो मैं तहखाने से लाया हूँ, वो चांदी का मालूम होता है। अलादीन की माँ चिराग फ़रोख्त करने चली तो इसको ख्याल आया कि इसको धोकर साफ़ कर दूँ, इस तरह शायद कुछ ज़्यादा कीमत मिल जाए। चूल्हे के पास राख लेने गई तो देखा जो फल अलादीन लाया था वो इसी तरह रोशन है जैसे चिराग। इसने अलादीन को लाकर दिखाया तो अलादीन इनको पत्थर समझा, लेकिन ये तो रोशनी देते हैं। अलादीन मुतारिफ हो गया तो इनको एहतियात से रख दो, सुबह को इनका हाल मालूम करूँगा मैं। अलादीन की माँ ने राख लेकर जो ही चिराग को रगड़ा, एक अजीब व गरीब हैबतनाक बहुत बड़ा सारा जिन सामने आके खड़ा हो गया और हाथ बांधकर कहने लगा कि मैं इस चिराग का मोकिल हूँ, जो हुक्म करोगे तामील करूँगा। अलादीन की माँ तो इसको देखते ही बेहोश हो गई, लेकिन अलादीन चूँकि अंगूठी वाला जिन देख चुका था इसलिए डरा नहीं और जिनसे मुखातिब होकर कहने लगा कि मेरे लिए उम्दा किस्म का खाना लाओ। और ये सुनकर जिन गायब हो गया। ज़रा देर में ही थालियाँ खाने से भरी हुई ला के रख दी और फिर वापस चला गया। अलादीन ने फिर अंगूठी के जिन को तलब किया। वो आया तो इसने पूछा कि मेरा चचा कौन था। जिन ने कहा कि वो तुम्हारा चचा नहीं बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर है, वो तुमसे चिराग निकलवाना चाहता था। इस चिराग का मोकिल भी जिन है, वो बहुत ताकतवर है और हर काम कर सकता है। फिर अलादीन इन पत्थरों की बाबत मालूम करने लगा जो कि फल थे। तो जिन ने कहा कि वो नायाब जवाहिरात हैं और इनकी कीमतें करोड़ों अशरफियों के बराबर हैं। इसके बाद अलादीन ने जिनको वापस कर दिया और माँ को होश में लाने की तदाबीर करने लगा। जब इसकी माँ को होश आया तो इसने कहा कि खौफ न कर, इसी जिन ने तो मुझे उस दहशतनाक गार से बाहर निकाल के यहाँ तक पहुँचाया है और वही अब हमारे लिए खाना लेकर हाजिर हुआ है। अलादीन की माँ खाने और बर्तन देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि जिनों की दोस्ती हमें पसंद नहीं, इस चिराग को फेंक दो। अलादीन ने कहा, अम्मा ये चिराग और अंगूठी हमें बहुत काम देंगे और मैंने अंगूठी के मौकिल से सारा वाक़या सुना है। वो कहता है कि वो एक अजनबी शख्स है, तुम्हारा चचा नहीं बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर है और अफ्रीका से सिर्फ इस चिराग के लिए चीन तक आया था, जो खुशकिस्मती से मुझे मिल गया। अगले दिन अलादीन ने उन बर्तनों में से जिनमें जिन खाना लाया था एक तश्तरी को, जो कि चांदी की थी, बाज़ार में फ़रोख्त किया। वो यहूदी दुकानदार बड़ा मक्कार और दगाबाज था। वो इस तश्तरी की कीमत से बखूबी वाकिफ़ था। अलादीन को इसकी कदर कीमत मालूम नहीं थी, इसलिए वो एक अशरफी लेकर चला आया और इसी तरह तमाम बर्तन वक्तन फ़वक्तन बेच डाले। आखिरी मरतबा वो सबसे बड़ा थाल लेकर उसी यहूदी की दुकान पर पहुँचा और 10 अशरफी में वो भी दे दिया। जब अच्छा खाने और पहनने को मिलने लगा तो इसकी कुदरती जहानत भी चमक उठी। बाज़ार में हर चीज़ के नर्क को दरियाफ़्त करता, भली बुरी हर चीज़ की तमीज़ होने लगी। वो जौहरी बाज़ार में जाता और जवाहिरात की चमक दमक देखता, कीमतें सुनता। अब उसे मालूम होने लगा वो बड़े बड़े याकूत अलमास जो मेरे पास पड़े हैं वो कितने नायाब और कीमती हैं। इसके साथ ही उसने ये भी सोच लिया कि आइंदा अगर खाने के बर्तन फ़रोख्त करने की ज़रूरत पेश आई तो किसी दुकानदार को भी दिखाऊंगा। जब सब अशरफियाँ ख़त्म हो गईं तो एक रोज़ तन्हाई में अलादीन ने फिर चिराग रगड़ा। जिन फिलफूर हाजिर हो गया। अलादीन ने उससे कहा कि मेरे वास्ते खाना लाओ। जिन चला गया और बदस्तूर कई थाल खाने के ले आया। अलादीन ने खाना खाया। दूसरे दिन एक बड़ी तश्तरी लेकर बाजार रवाना हुआ तो यहूदी के यहाँ जाने से पहले एक सुनार को दिखा दिया। वो सुनार बहुत नेक और ईमानदार था। इसने जांच पड़ताल की और 72 अशरफियाँ अलादीन के सामने रख दी और कहा कि मेरे अंदाजे के मुवाफ़िक़ इसकी यही कीमत है। मैंने इससे पहले भी आपको इसी किस्म के बदमाश यहूदी के यहाँ ले जाते हुए देखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो मक्कार और धोखेबाज है, किसी वक्त नुकसान पहुँचाएगा। अलादीन 72 अशरफियाँ देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि कमबख्त यहूदी ने एक एक अशरफी में यही बर्तन ख़रीद के मुझे लूट लिया। आइंदा से सब बर्तन इसी सुनार को दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने सब तश्तरियाँ इसी सुनार को फ़रोख्त कर दी और अमीराना ठाट बाट से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। इधर इसकी तबई जहानत फिर बेदार हो गई, इसीलिए सोचा कि इस तरह बर्तन मंगाना और फ़रोख्त करना गलत है। नकद रुपया हासिल करना चाहिए और बर्तन इस्तेमाल के लिए रख लेने चाहिए। अब अलादीन अच्छे से अच्छा खाता और पीता था। दूसरा उम्दा किस्म का मकान रिहाइश के लिए ले लिया और ऐशो आराम के साथ रहने लगा। एक रोज़ बाज़ार गया तो देखा कि बादशाह की तरफ से मुनादी हो रही है कि शहज़ादी बदर कल हमाम के लिए जाएंगी, इसलिए कल बाज़ार बंद रहेंगे और किसी शख्स को घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। ये मुनादी सुनकर तो अलादीन का नौजवान दिल बेताब हो गया कि शहज़ादी को किसी तरकीब से ज़रूर देखना चाहिए। इसने तलाश करके एक हाला खाना हमाम के करीब किराए पर ले लिया और वक्त से पहले वहाँ जाकर छुप गया कि जब शहज़ादी की सवारी यहाँ से गुजरेगी तो इसको एक नज़र देख लूँगा। दूसरे रोज़ शहज़ादी की सवारी बड़े
तज़क व एहतशाम से आई और इसी बाला खाने के नीचे से गुजरी। जो ही इस पर अलादीन की नज़र पड़ी तो तीर इश्क दिल से पार हो गया। शहज़ादी का हुस्न बेमिसाल इसकी निगाहों में घूम गया और इसने इरादा कर लिया कि इसी शहज़ादी से शादी करूँगा। जब शहज़ादी की सवारी वापस चली गई तो अलादीन घर आया और माँ से कहने लगा कि आज इत्तेफाकन मैंने शहज़ादी बद्र को जाते हुए देख लिया। इस वक्त से मेरा दिल बेकाबू है, मगर अगर मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो किसी तरह से मेरी शादी उससे करवा दो, वरना मेरा जीना मुश्किल है। माँ ने हैरान होकर इसकी सूरत देखी और समझी कि शायद ये पागल हो गया है। फिर समझाते हुए कहने लगी कि बेटा तुम कैसी बातें करते हो। कहाँ शाही चीन की लड़की और कहाँ एक मामूली दर्जी का लड़का। आखिर ऐसा ख्याल तेरे दिल में आया भी क्यों? अलादीन ने कहा कि यह तो सही है कि मेरे और इसके दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन मैं दिल का क्या करूं? ये तो किसी की नहीं मानता। जब से शहज़ादी को देखा है मेरी तबीयत बहुत मुस्तरब है। माँ बोली कि चंद रोज़ इत्मीनान रख, तबीयत का शौक सख्त पड़ जाएगा तो मैं कहीं अच्छी जगह तेरी शादी करवा दूंगी। बदर के इश्क से बास आ जा, वो तेरी दस्तरस से बहुत बुलंद है। इसके रहने के लिए महल चाहिए, खिदमत को बेशुमार कनीज़ें और ग़ुलाम, पहनने को कीमती लिबास और जेवरात। तो ये सब चीज़ें कहाँ से फराम करेगा तू उसको? अलादीन ने कहा ये चीज़ें तो मैं एक साथ में इकट्ठी कर लूँगा। अगर बादशाह चीन चाहेगा तो जितना उसका कुल ख़जाना है इससे दोगुना ज़र व जवाहिर दूंगा। वही जवाहिरात जो तहखाने से लाया हूँ इनमें से एक एक की कीमत चाहे चीन की मुमलिकत से भी ज़्यादा है। जिस वक्त वो इनको देखेगा अक्ल हैरान रह जाएगी। फिर मेरे पास चराग और अंगूठी भी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इससे लातादाद हीरे याकूत मंगवा सकता हूँ। तुम मेरी शादी का पैगाम लेके जाओ, अगर बादशाह मान गया तो बेहतर है, वरना मैं ज़बरदस्ती शहज़ादी को उठा लूँगा। अब अलादीन सिर्फ मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा नहीं, मुक्किलात का मालिक था जो अपने ताबे जिनों से काम ले सकता था। अलादीन की गुफ्तगू सुनकर इसकी माँ ने सोचा कि ये सच कहता है। इस वक्त ये ऐसी ताकत का मालिक है कि बादशाह भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे वह शहज़ादी का पैगाम लेकर जाने को तैयार हो गई। दूसरे रोज़ अलादीन ने एक सोने चांदी की गंगा जमनी थाली में जवाहिरात सजाकर माँ को दी और कहा कि ये बादशाह के सामने पेश करना और फिर रिश्ता मांगना। अलादीन की माँ दरबार पहुंची, एक तरफ खड़ी हो गई, लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि बादशाह से अपना मुद्दा बयान करे। जब दरबार ख़त्म हो गया और बादशाह महल में चला गया तो बेमुराद वापस आ गई। अलादीन से कह दिया कि आज तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरे दिन फिर गई और खड़ी रहकर लौट आई। अलादीन ने माँ को समझाया कि तुम डरो नहीं, बादशाह से अपने मकसद की बात करो। तीसरे रोज़ फिर गई, लेकिन आज भी बादशाह ने कुछ नहीं पूछा और ना वो कुछ बोली। चौथे रोज़ फिर गई। इस रोज़ बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि एक बुढ़िया 3 रोज़ से बराबर दरबार में आ रही है, लेकिन कहती कुछ नहीं। मालूम करो कि वो क्यों आती है और क्या चाहती है। जिस वक्त अलादीन की वालदा गई तो वज़ीर ने इसको देखा और करीब आके कहा कि दरबार बर्खास्त होने के बाद ठहर जाना, बादशाह तुमसे कुछ दरियाफ़्त करना चाहते हैं। जब दरबार बर्खास्त हो गया तो वज़ीर ने बुढ़िया को बादशाह के सामने पेश किया और बादशाह ने पूछा कि तुम रोज़ आती हो और बग़ैर कुछ कहे सुने वापस चली जाती हो, तुम्हारा मकसद क्या है? बयान करो। अलादीन की वालदा ने दस्त बस्ता अर्ज़ किया कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा कि मैं अमान देता हूँ। वो बोली अब तन्हाई में मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। बादशाह ने वज़ीर के सिवा सबको हटा दिया। इस वक्त अलादीन की माँ ने जवाहिरात की थाली पेश करके अर्ज़ किया कि मेरा बेटा हजूर की फर्जंदी में आना चाहता है, आप इसका रिश्ता मंजूर फरमा लें। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया। फिर वज़ीर से अलग गुफ्तगू की ये कौन है? ऐसे नादिर और नायाब जवाहिरात कहाँ से लाई है जिनमें से एक एक की कीमत मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा है? वज़ीर ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, बहरहाल ये जवाहिरात रख लीजिए और इसको बहाने से टाल दीजिए। आइंदा जैसा मौका आएगा करेंगे और ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन है और इसकी हैसियत क्या है। बादशाह ने अलादीन की वालदा से कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, मगर अभी 3-4 माह इंतज़ार करो, फिर शादी का इंतज़ाम मुमकिन हो सकेगा। अलादीन की माँ बादशाह सलामत को सलाम करके खुशी खुशी घर वापस लौट आई। अलादीन रिश्ते की मंजूरी की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। माह 2 माह की मुद्दत बड़ी मुश्किल से गुजरी और अभी 1 महीना भी बाकी था कि एक रोज़ अलादीन की माँ बाज़ार गई तो देखा कि बाज़ार और शाही महल सज रहे हैं। इसने लोगों से पूछा तो लोग कहने लगे ताज्जुब है, तुझे मालूम नहीं शहज़ादी की शादी वज़ीर आज़म के लड़के से हो रही है, आज बारात जाएगी। अलादीन की माँ ये सुनकर उल्टे पाँव घर वापस आई और बेटे को आगाह किया कि बादशाह अपने इकरार से फिर गया है और अब अपनी शहज़ादी की शादी वज़ीर आज़म के लड़के से कर रहा है। अलादीन ने सुनकर बहुत रंजीदा हुआ और कहने लगा कि बादशाह होकर इसने कौल इकरार की वक़्त नहीं समझी और मेरे जवाहिरात भी रख लिए, लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ ये सब शरारत वज़ीर की है। फिर इसने माँ को दूसरे कमरे में भेजकर इस चराग को रगड़कर जिन को तलब किया, जिन सामने आकर खड़ा हो गया। अलादीन ने कहा कि आज बादशाह की लड़की की शादी वज़ीर के लड़के से हो रही है। जिस वक्त वज़ीर ज़्यादा शहज़ादी के खिलवत खाने में जाए कबल इसके कि वो इसको छू भी सके, मेरे पास हाजिर कर दो। जिन ने कहा बेहतर है, हुक्म की तामील होगी। इसके बाद वो गायब हो गया।
शाम को वज़ीर आज़म बड़े एहतमाम से बारात लेकर पहुंचा। बड़ी धूमधाम से निकाह हुआ, पुरतकल्लुफ़ दावत दी गई। तमाम वुज़रा और अमायदीन शहर इसमें शरीक हुए। वज़ीर ज़्यादा खुश था कि ऐसी खूबसूरत दुल्हन मिली, और चूँकि वो वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसीलिए उसको यकीन था कि अब बादशाहत भी मेरी है। रात को हुजरा उरूसी आरास्ता हुआ और शहज़ादी बदर इसमें पहुँची। कुछ मरासिम की अदायगी के बाद वज़ीर ज़्यादा जोश जज्बात में मखमूर दुल्हन के पास आया। अभी बैठने भी नहीं पाया था कि चिराग का मौक्किल सामने आकर खड़ा हो गया। इसको देखकर वज़ीर ज़्यादा शिद्दत खौफ से बेहोश हो गया। शहज़ादी को भी खश आ गया। जिन ने इन दोनों को उठा लिया और अलादीन के घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहा कि इस वज़ीर ज़ादे को किसी बदबूदार कमरे में सुबह तक बंद रखो, जिस वक्त मैं तुम्हें बुलाऊं इसको भी लेते आना। जिन इसको लेकर गायब हो गया। शहज़ादी को जब होश आया तो अलादीन ने इसको तसल्ली दी कि तुम बिल्कुल खौफ ना करो। बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें हाथ तक लगाए। हरगिज़ तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तुम मुझ पर हलाल ना हो जाओ। बाकी रहा तुम्हारा शौहर, तो वो तुम तक कभी नहीं पहुँच सकता। जिस वक्त तुम में से कोई एक दूसरे के पास जाने का इरादा करेगा, वही जिन आ पकड़ेगा। कुछ इसके अलावा और भी मामलात हैं, लेकिन वो 1 माह से पहले मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता। इसके बाद अलादीन ने शहज़ादी के और अपने दरमियान नंगी तलवार रख ली और सो गया। सुबह सवेरे उठकर इसने जिन को बुलाया। जिनज़ादे को वज़ीर ज़ादे को लेकर हाजिर होना पड़ा, जिसका रंग खौफ के मारे जर्द हो रहा था और तमाम लिबास गंदगी में ख़राब हो गया था। अलादीन ने जिन से कहा कि इन दोनों को जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा दो, और जिन ने दोनों को उठाया हुजरा उरूसी में लाकर छोड़ दिया। वज़ीर ज़्यादा था उसी वक्त उठकर भागा ताकि लिबास तब्दील करे। शहज़ादी परेशान खौफज़दा बैठी थी कि बादशाह आया और बेटी को इस हाल में देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी दहशतज़दा क्यों हो रही हो। बदर ने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मलिका ने बादशाह को अलग ले जाकर समझाया कि तुम ना पूछो, नई दुल्हन है, शर्मा रही होगी, मैं अपने तौर पर मालूम कर लूँगी कि इसकी परेशानी की क्या वजह है। इसके बाद माँ ने आकर बेटी को प्यार किया और गले लगाकर हाल पूछा। शहज़ादी ने सारा माजरा सुना दिया। माँ बहुत हैरान हुई, लेकिन ये ख्याल किया कि शायद इसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। वहम न करो, कल तक ठीक हो जाओगी। शहज़ादी ने कहा, ख्वाब कैसा, आप वज़ीर ज़ादे से दरियाफ्त कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। मलिका ने इसको बुलाया और पूछा कि रात को क्या कोई गैर मामूली वाक़या हुआ था। वज़ीर ज़ादे ने सोचा कि असल हाल कहता हूँ तो बदनामी होगी, इसलिए बात बना के कहा कि कुछ नहीं, रात बड़े आराम से सोए, शायद इन्हें कोई डरावना ख्वाब आया है। शहज़ादी खामोश हो गई और दिल में कहा कि आज रात को इन्हें ख्वाब और हकीकत का पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त फजूल बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। रात को वज़ीर ज़ादा हुजरा उरूसी में आया, लेकिन लर्ज़ा और तरसा अभी वो पलंग के करीब भी पहुँच नहीं पाया था कि वही जिन नमूदार हो गया और दोनों को उठाकर अलादीन के पास ले आया। अलादीन ने वज़ीर ज़ादे को फिर गंदगी वाली जगह में कैद कर दिया, जहां बदबू की शिद्दत से दिमाग फटा जाता था, लेकिन मजबूर था। जिन ने कह दिया था कि अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। शहज़ादी से अलादीन अपने इश्क व मोहब्बत की बातें करता रहा, लेकिन इसके बाद इसी तरह तलवार दरमियान में रख के सो गया। सुबह को जिन हाजिर हुआ और दोनों को उठाकर हुजरा उरूसी में छोड़ गया। अगले रोज़ बादशाह ने फिर शहज़ादी को परेशान देखा तो मलिका को सख्ती से ताकीद की कि पूछो क्या बात है और बदर क्यों इस तरह खौफज़दा और परेशान है। मलिका ने कुल वाक़या सुनाया। फिर बादशाह ने शहज़ादी से दोनों रातों की रोदात सुनी तो हैरान रह गया। बाहर जाकर इसने वज़ीर आज़म और इसके लड़के को बुलाकर पूछा कि क्या मामला है। वज़ीरज़ादे ने हाथ बांधकर सब वाक़या सुनाया। कहा, 2 रात मुझे गंदगी जगह में बंद रखे गुजारनी पड़ी, फिर जिनका खौफ अलग, मेरी रूह तक कांप रही है, आप मुझे आज़ाद फरमा दीजिए। शहज़ादी के साथ मेरी किसी तरह नहीं गुजर सकती। वज़ीर आज़म भी बेटे की मुसीबत सुनकर बहुत परेशान हुआ। आखिरकार गौर और गौस के बाद निकाह फ़स्ख़ करने का ऐलान कर दिया गया। सारा शहर हैरान रह गया कि 2 दिन हुए, इस कदर धूमधाम से शादी हुई थी और आज जुदाई भी हो गई। सिर्फ अलादीन ही इस राज को जानता था कि क्या मामला है। इस रोज़ इसने जिनको बुलाकर ताकीद की कि तुम ज़रूर निगरानी करना कि कहीं मुझे धोखा देने के लिए ऐलान ना किया गया हो। चंद रोज़ में जब अलादीन को इत्मीनान हो गया कि अब शहज़ादी की इस्मत महफूज है, तो इसने जिनसे काम लेना बंद कर दिया। इस अरसे में शहज़ादी और वज़ीरज़ादा भी अपने घर में इत्मीनान से रहे, कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश ना आया। यूं ही बातों बातों में 1 महीना गुजर गया तो अलादीन ने अपनी माँ से कहा कि तुम बादशाह के सामने जाओ और इसको याद दिलाओ कि इफ़ाए अहद का वक्त आ गया है, अब आप शादी कर दीजिए। अलादीन की माँ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई और इस वक्त इत्तेफाक से वज़ीर भी मौजूद था। बादशाह ने इसको पहचान लिया, चुनांचे अलादीन की माँ को एक तरफ बिठाकर खुद वज़ीर से मशवरा करने लगा। वज़ीर ने कहा कि आप इसको कह दें कि शादी तो कर दी जाएगी, लेकिन शादी के महर में 40 हसीन गुलाम जिनके सरों पर सोने की थालियां हों और इन थालियों में जवाहरात लाकर पेश करने पड़ेंगे। न ये औरत इस शर्त को पूरा कर सकेगी और न आप एक गुमनाम शख्स से शहज़ादी की शादी करने पर मजबूर होंगे। ये तजवीज़ बादशाह को बहुत पसंद आई। चुनांचे इसने अलादीन की माँ से कहा कि मुझे अपना वादा याद है और मैं इसका पाबंद भी हूँ।
लेकिन तुम गौर करो कि एक शहज़ादी की शादी किसी गुमनाम हैसियत के शख्स से तो नहीं की जा सकती ना। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो बतौर हक महर 40 हसीन जमील ग़ुलाम लाके दो, जिनके सरों पर सोने की थालियां हों और इन थालियों में जवाहरात भरे हों। ग़ुलामों का लिबास ऐसा हो कि शहर में मशहूर हो जाए कि किसी वालिए मुल्क के यहाँ शहज़ादी की रस्म शादी आई है। अलादीन की माँ वापस आई और बेटे से कहने लगी कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि गरीबों और बादशाहों का क्या जोड़, लेकिन तू ना माना। अब बादशाह ने ऐसी शर्त लगाई है कि हमारी तो 1000 बुश्तें भी पूरी नहीं कर पाएंगी। अलादीन ने कहा, बताओ तो सही क्या शर्त है। माँ ने वो सब गुफ्तगू कह सुनाई जो बादशाह से हुई थी। सारी बात सुनकर अलादीन मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि तुम ज़रा नहा धोकर कपड़े बदल लो, मैं इतनी देर में कुछ काम कर लूँ। चुनांचे अलादीन की माँ नहाने चली गई। अलादीन ने चिराग रगड़ा, उसी वक्त जिन हाजिर हो गया। उसने जिनको बताया कि मुझे ऐसे 40 ग़ुलामों की सामान ज़रूरत है। जिन गायब हो गया और थोड़ी ही देर में माँ 40 हसीन और ज़र्क बर्क पोशाक में मलबूस ग़ुलामों को लेकर हाजिर हो गया। अलादीन ने जिनको रुखसत कर दिया और जब माँ कपड़े तब्दील करके आई तो उन ग़ुलामों को देखकर हैरान रह गई। अलादीन ने कहा कि तुम अभी इनको लेकर बादशाह के पास जाओ और अर्ज़ करो कि आपकी ये शर्त भी पूरी हो गई, अब तो आप कोई उज़्र नहीं करेंगे ना। अलादीन की माँ ग़ुलामों को लेकर इस तरह चली कि तमाम अहले शहर इस अजीब जुलूस को देख रहे थे। ग़ुलामों का लिबास इस कदर शानदार था कि लोग हैरान थे कि आज किसी अमीर या वाली सल्तनत के यहाँ से शादी का सामान आया है। इस कदर नायाब चीज़ें देखना तो कुछ सुनी भी नहीं थी। जिस वक्त अलादीन की माँ ग़ुलामों के साथ कस्र शाही में पहुंची, बादशाह को इत्तला हुई कि एक बुढ़िया बहुत हसीन मुज़य्यन ग़ुलामों के सर पर सोने की थाली लिए हाजिर हुई है, तो बादशाह और मलका ने भी झांक कर देखा और अंगश तो बदंदा रह गए। बादशाह बाहर निकलकर दरबार में आया और अलादीन की माँ को अंदर बुलाया, जिसने हाथ बांधकर अर्ज़ की कि हस्बुल हुक्म, शहज़ादी का हक महर हाजिर है और ईफ़ाए अहद की उम्मीदवार हूँ। बादशाह ने इसको इज़्ज़त और एहतराम से बिठाया और इसी वक्त वज़ीर आज़म को तलब किया। बदनसीब वज़ीर ने आकर जब ये ठाट बाट देखे तो जलकर खाक हो गया। बादशाह ने कहा कि अलादीन ने मेरी इतनी सख्त शर्त को भी हाथों हाथ पूरा कर दिया और तमाम शहर में शोहरत भी हो गई कि नहायत शानदार पैमाने पर शहज़ादी बदर का रिश्ता आया है। अब मैं समझता हूँ कि मुझे अपना वादा पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि क़तई नज़र तमाम शर्त के ये शख्स ऐसे लाजवाब तवाहिफ पेश कर सकता है जो मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा कीमती हैं, जो शहज़ादी के लिए फिर यकीनन ये मौजू ही होगा। अगर लोग इसको नहीं जानते तो कोई हर्ज नहीं। इस अमारत और सरवत को देखकर चंद ही रोज़ में सब वाकिफ़ हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये शख्स किसी बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है और यहाँ खुफिया तौर पर आया हुआ है। वज़ीर ने अपनी ज़िल्लत के पेश नज़र बहुत कोशिश की कि बादशाह इनकार करने पर तैयार हो जाए, लेकिन वो ना माना और अलादीन की माँ से कह दिया कि अब मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं, तुम अपने लड़के को भेज दो, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। अलादीन की वालदा खुशी खुशी घर आई और बेटे को बताया कि बादशाह ने मंजूर कर लिया है और तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अलादीन खुशी और मसरत से उछल पड़ा और माँ से कहने लगा कि तुम नीचे मकान में बैठो, मैं ज़रा बादशाह के यहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। माँ नीचे चली गई तो अलादीन ने चिराग रगड़ कर जिन को बुलाया और उससे कहा कि मुझे किसी बेहतरीन हमाम में ले चलो, मैं गौसल करना चाहता हूँ। जिन ने पलक झपकते ही इसको नहायत नफीस गर्म तर हमाम में पहुँचा दिया और जब नहाने धोने से फारिग हुआ तो पैकिन वापस ले आया। इसके बाद जिनसे अलादीन ने कहा कि मेरे आला किस्म का लिबास लाओ, एक घोड़ा माँ साजो सामान ऐसा हाजिर करो कि जिसकी नज़ीर दुनिया में कम हो। 40 नहायत हसीन ग़ुलाम लाओ जो पहले ग़ुलामों से भी ज़्यादा उम्दा लिबास में हों और इसके हाथों में अशरफियों की थैलियाँ हों, जिनको राह में लुटाते चलें, लेकिन इनमें किसी वक्त कमी ना आए। जिन चला गया और ज़रा सी देर में कुल सामान लेकर हाजिर हो गया, जिसे देखकर ख़ुद अलादीन भी महवे हैरत हो गया। जिनको रुखसत करके अलादीन ने शाहाना लिबास पहना। परीज़ाद घोड़े पर जुलूस में 40 ग़ुलाम, जिनके लिबास अक्सर बादशाहों से भी ज़्यादा कीमती थे, अशरफियों की थैलियाँ लेकर साथ रवाना हुए। जिस वक्त अलादीन की सवारी बाजार से गुजरी, ग़ुलामों ने मुठ्ठियाँ भर भर के अशरफियाँ अलादीन के सर पर से निसार करनी शुरू कर दी। चारों तरफ खड़े लोग हैरत से देख रहे थे कि शान शौकत का बादशाह देखना तो दरकिनार सुना भी नहीं था। अवाम इसकी दरिया दिली देख कर अश अश कर रहे थे। ग़ुरबा अशरफियाँ लूट रहे थे और अलादीन को दुआएँ दे रहे थे। जिस वक्त अलादीन बादशाह के महल पहुंचा तो हज़ारों आदमी इसकी सवारी देखने के लिए और अशरफियाँ लूटने के लिए जमा हो गए थे। इस अरसे में कुछ लोगों ने बादशाह से भी जाकर कहा कि बुढ़िया का लड़का अजीब शान शौकत से आ रहा है। बादशाह ने उमरा और वज़रा को हुक्म दिया कि इस्तकबाल के लिए अंदर आएँ। चुनांचे सब लोग आगे बढ़े और बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ अलादीन को बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उठकर अलादीन को खुशामदीद कहा और अपने तख्त पर बिठा दिया। फिर बादशाह ने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने हस्बे वादा आज ही तुम्हारे निकाह का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शहज़ादी के साथ यहीं शहर पैकिन में रहो। अलादीन ने कहा कि मुझे आपका हुक्म बसर और चश्म मंजूर है। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहज़ादी की शादी का ऐलान कर दिया जाए और तमाम सल्तनत में जश्न बसीरत मनाया जाए। चुनांचे इसी वक्त हुक्म की तामील कर दी गई। हर तरफ महल और रक़्स व सुरूर के साथ इंतज़ामात शुरू हो गए। तमाम महल में चरागा किया गया। रात को जब दस्तरखान बिछा तो सब उमरा और वज़रा
हुस्न मरातिब हाजिर थे। खाने में शरीक हुए, अलबत्ता अलादीन सब लोगों से बड़े हुस्न इत्तेफाक से मिला और अपना गर्विदा बना लिया। पहर रात गए, रस्म में निकाह अदा हुई। इसके बाद अलादीन ने आवाम को अशरफियाँ लौटाईं। दरबारी उमरा, वज़रा, रऊसा शहर को हस्बे हैसियत जवाहरात के तोहफे पेश किए गए और लोग इसकी दौलत और सरवत देखकर हैरान थे कि इस कदर लातादाद दौलत इसको कहाँ से मिल गई। गर्ज इसी एक रात में क्या अमीर क्या गरीब सब अलादीन के परिस्तार बन गए। निकाह के बाद अलादीन ने बादशाह से रुख्सत तलब की और अर्ज़ किया कि कल सुबह मैं शहज़ादी को अपने साथ ले जाऊंगा। इस वक्त मुझे इसकी बुलंद मर्तबत शख्सियत के मुताबिक कुछ इंतजामात करने हैं। बादशाह ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, अब बद्र तुम्हारी कनीज़ है, चाहे जैसे इसके साथ सलूक करो। अलादीन बादशाह के यहाँ से रुख्सत होकर अपने घर आया। महलात शाही के सामने एक बड़ा किला अराजी पड़ा था। अलादीन ने इसको अपने महल के लिए मुंतखब किया। फिर चिराग जिन को रगड़ कर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि सुबह होने से पहले पहले एक नहायत आलीशान महल तैयार किया जाए जिसकी बनावट ऐसी हो कि अगर बादशाह अपनी सल्तनत के कुल जवाहिरात भी खर्च कर डाले तो मुकाबला न कर सके। कुल सामान आराइश, फर्श फरूश, कालीन, मसनदें, बागात, झाड़, फानूस, अस्तबल, घोड़े, गुलाम, कनीज़े, हर किस्म के बेहतरीन सामान, लिबास, बर्तन वगैरह, गर्ज कोई चीज़ जो ज़रूरत में शामिल है बाकी ना रहे। एक उम्दा किस्म का कालीन इतना बड़ा हाजिर किया जाए जो महल से लेकर शाही महल तक बिछ सके। महल में एक बारादरी ऐसी खूबसूरत हो कि बादशाह देखे तो तस्वीर हैरत बन जाए। बादशाह के कुल गुलामों, कनीज़ों, उमरा के लिए हुस्न मरातिब जोड़े थे। थैलियों में सजे हुए लाकर रख दिए जाएँ। हर किस्म का ज़रो जवाहिर कमरों में रख दिया जाए। बालाई मंजिल में तमाम कमरे मुरस्सा और जवाहिर कार हों। सिर्फ एक कमरा खाली छोड़ दिया जाए जिस पर किसी किस्म की सनतकारी न हो। जिनने कहा कि सुबह से पहले तामील इरशाद हो जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गया और अलादीन भी आराम से लेट गया। अभी सफ़ेदी नमूदार ही हुई थी कि जिनने आकर अलादीन को इत्तला दी कि महल तैयार है। अलादीन ने उठ कर देखा तो इसके ख्याल से ज़्यादा हसीन इमारत खड़ी थी। इसकी सनतकारी देखकर वो मबहूत रह गया और इस वक्त जाकर सारे महल का मुआयना किया। हर चीज़ करीने से सजी हुई थी। गुलाम, कनीज़ें ज़र्क बर्क लिबास में इधर उधर फिर रहे थे। घोड़े हनहना रहे थे। बाग में पानी की छोटी छोटी हसीन नहरें बह रही थीं। वस्त में आब मुरस्सा में भरा हुआ हौज था जिसके वस्त में एक नादिर रोज़गार फव्वारा चल रहा था। महल से लेकर बादशाह के मुख्तलिफ रोमी कालीन बिछा हुआ था। ये सब चीज़ें देखकर अलादीन बहुत खुश हुआ। इसके बाद जिनको रुख्सत करके अपने मकान वापस आ गया। माँ से जाकर कहा कि बादशाह को यहाँ जाओ और शहज़ादी को रुख्सत करा के लाओ। उन्हें इस बादशाह से अर्ज़ करो कि आप भी मेरे मकान पर तशरीफ़ आवरी फरमाएं। अपने साथ दुल्हन का जोड़ा और तमाम शाही गुलामों और कनीज़ों, उमरा वज़रा के जोड़े भी ले जाओ। अलादीन की माँ गुलामों और कनीज़ों के सिरों पर जोड़े लेकर रवाना हुई। इधर बादशाह बेदार हुआ तो अपने महल के सामने नया महल देखकर हैरान रह गया। महल भी ऐसा मुज़य्यन और मुरस्सा कि आज तक इसके वहमो गुमान में भी नहीं आया था। वज़ीर और दीगर लोगों से पूछा कि रात ही रात ये आलीशान महल कहाँ से आ गया। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि मेरे ख्याल में अलादीन ने तैयार किया है। ये सब जादू का असर है। आज तक जो भी काम इसकी तरफ से हुए हैं मुहय्यर रक़ूल और किसी इंसान की मजाल नहीं कि ऐसे ऐसे नवादरात आनन फ़ानन फराहम करते। बादशाह दिल में खौफज़दा हुआ लेकिन ज़बान से कुछ न बोला। हत्ता कि अलादीन की माँ सामान उरूसी लेकर पहुँच गई। शहज़ादी का लिबास और दूसरे जोड़े को देखकर सब लोग अश अश कर उठे। इसी वक्त दुल्हन को आरास्ता किया गया और नगमा सराओं की दिलकश तानों के दरमियान दुल्हन अपने ससुराल को रवाना हुई। दोनों महल जो कि आमने सामने थे। फिर शहज़ादी रुखसत होकर माँ से गले मिलकर बहुत रोई। माँ ने तशफ़ी दी कि बेटी तुम कहीं नहीं जा रही, हम हर रोज़ तुमको मिलते रहेंगे। फिर देखो तुम्हारे शौहर ने क्या क्या बेनज़ीर सामान ऐश तुम्हारे लिए फ़राहम किया है कि अगर हफ्ती वलायत का बादशाह भी कोशिश करता तो मुमकिन नहीं था। ख़र्ज़ दुल्हन अलादीन के महल में आ गई। अलादीन ने दरवाजे पर इस्तकबाल किया और बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से ला बिठाया। जब शहज़ादी ने बेनकाब होकर देखा तो उसे पहचान कर महवे हैरत रह गई कि ये तो वही शख्स है जिसने 2 रात मुझे एक जिन की मारिफत उठवा लिया था और दिल में समझ गई कि ये सब शान और शौकत इसी जिन की बदौलत इसको हासिल हुई है। बहरहाल इसने दिल में फ़ख्र महसूस किया कि मेरा शौहर जिनों तक का हाकिम है। आज जब बद्र ने बेहतरीन लिबास में मलबूस अलादीन को देखा खुद भी इसकी तरफ माइल हो गई। पहले जिन 2 रातों में वो इसके पास आई थी शहज़ादी के दिल में तो इसी वक्त से अलादीन के लिए जगह हो गई थी, लेकिन अब वो इसका बाकायदा शौहर हो गया था। वो बहुत खुश थी। थोड़ी देर में अलादीन ने खाना चुनने का हुक्म दिया जिसकी फ़ौरन तामील हुई। बद्र और अलादीन ने एक जगह बैठकर खाना खाया और इसके बाद सब आराम के लिए अपने अपने ठिकाने पर चले गए। अलादीन और शहज़ादी भी हुजला उरूसी में आए और देर तक प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहे। अलादीन खूबसूरत नाजुक अंदाम और हसीन शहज़ादी को अपने पहलू में देखकर अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था और आज इसकी उम्मीदों की किस्मत खुलने वाली थी। जब रात ज़्यादा हो गई तो दोनों ने एक छपड़कट पर आराम किया और दोनों के दरमियान ज़िंदगी के अहदो पैमान हुए। सुबह सवेरे दोनों उठे तो एक दूसरे से मसरूर थे।
गुस्ले वगैरह से फ़रागत हासिल करने के बाद लिबास तब्दील करके बाहर आए। हर तरफ कनीज़ों ने मुबारकबाद का तराना गाया, इनाम व अकराम हासिल किया और इसके बाद अलादीन बादशाह को सलाम करने गया। बादशाह ने अपने बराबर तख्त पर जगह दी और बड़ी मोहब्बत से गले लगाकर खैर व आफ़ियत पूछी। अलादीन ने दस्तबस्ता अर्ज़ किया कि आज आप और तमाम उमराए वज़रा और अहले शहर मेरे गरीब खाने पर खाना तनावल फरमाकर मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाएँ। बादशाह ने इसकी दावत कबूल फरमाई और इसी वक्त तमाम शहर पैकन में ऐलान कर दिया कि तमाम अमीर, गरीब, बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, औरत की दावत शहज़ादा अलादीन के यहाँ है। सब लोग महल में आके खाना खाएं। बादशाह खुद माँ आदियान हुकूमत अलादीन के महल की तरफ रवाना हुआ। तमाम रास्ते में कालीन बिछा हुआ था, जिस पर कदम रखते तो टखनों तक कालीन के रुएं रेशमी उतरते जाते। जिस वक्त बादशाह अलादीन के महल में पहुंचा तो तमाम खुद्दाम इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर मौजूद थे। कनीज़ों के हुस्न ताब का ये आलम था कि बहुत से उमरा इनके हुस्न की तारीफ में बेचैन हो गए। अलादीन ने बादशाह को तमाम अंदरूनी मनाजिर दिखाए। हाज़रीन हैरत और इस्तेजाब से मिसले तसव्वुर में इन सबको देख के खामोश और मबहूत थे। ज़रो जवाहिर की अफराद थी कि मालूम होता था कि इनकी कोई कदर कीमत ही नहीं। बारादरी की सजावट का यह आलम था कि नज़र नहीं ठहरती थी। अकल हैरान थी। सामने वो बाग था जिस पर जन्नत शदात का धोखा होता था। हर तरफ सब्ज़े, मखमली, खुशनुमा और रंग रंग के फूल खिले हुए थे। जगह ब जगह कमरे महबूब की तरह बल खाती नहरें, चश्मे माशूक की तरह मुसफ़ी और मुनज़्ज़ा हौज़, वस्त में फवारा इस तरह चल रहा था गोया बाग सुनाई और ज़ेबाई पर गौहरे नायाब लुटा रहा है। बाकी अगले हिस्से में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।